आइए आज के इस विस्तृत विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज की चर्चा का जो मुख्य स्रोत है वो है ग्लोबल अफेयर्स एंड पॉलिसी रिव्यू 2026। हाँ, और ये स्रोत अपने आप में काफी भारी भरकम है। मैं इसे पढ़ रही थी तो लगा कि इसमें बहुत कुछ है। बिल्कुल। तो इस चर्चा का हमारा मिशन बहुत सीधा सा है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, एआई और अर्थव्यवस्था से जुड़े इन बड़े स्रोतों से ना हमें सबसे दिलचस्प और जरूरी जानकारियां निकालनी हैं। अगर हम इन रिपोर्ट्स को थोड़ा करीब से देखें तो एक बहुत बड़ा पैटर्न नजर आता है। तकनीक, कूटनीति और नीतियां अब अलग अलग नहीं चल रही हैं। वो आपस में जुड़ गई हैं। जी बिल्कुल, ये आपस में इस तरह उलझ गई हैं कि एक क्षेत्र का असर तुरंत दूसरे पर दिखता है और यही सब मिलकर हमारे भविष्य का निर्माण कर रही हैं। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। सबसे पहले एआई के मोर्चे की बात करें तो नई दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एआई इम्पैक्ट आजकल काफी चर्चा में है और इसे 89 देशों ने समर्थन दिया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, संख्या तो वाकई बहुत बड़ी है, लेकिन अगर हम व्यवहारिक रूप से देखें तो जमीन पर इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका सबसे बड़ा मतलब ये है कि ग्लोबल साउथ जो है ना, यानी एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के विकासशील देश, वो अब सिर्फ एआई के उपभोक्ता नहीं रहना चाहते, बल्कि वो गवर्नेंस में आगे आ रहे हैं। सही कहा, वे एआई गवर्नेंस और उसके नियम तय करने में नेतृत्व कर रहे हैं। तकनीक सबके लिए फायदेमंद कैसे हो, ये डिक्लेरेशन उसी की एक रूपरेखा है। और हमारे देश में इस विजन को हकीकत में बदलने की तैयारी भी साफ दिख रही है। आपको पता है, अमरावती में पहली क्वांटम और एआई यूनिवर्सिटी बन रही है। ये बहुत ही शानदार कदम है। और शिक्षा की बात करें तो टीचर ऐप 2.0 और स्किल इंडिया डिजिटल हब भी तो लॉन्च हुए हैं। हाँ, स्किल इंडिया डिजिटल हब का नया नारा है, बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है। ये काफी कैची है। क्योंकि एआई के नियम बनाना एक बात है, लेकिन अपनी वर्कफोर्स को इस तकनीक के लिए तैयार करना दूसरी बात है। ये यूनिवर्सिटी और एप्स उसी स्किल गैप को भर रहे हैं। बिल्कुल सही। अब अगर कूटनीति की बात करें तो वहां भी हमारा दायरा लगातार बढ़ रहा है। भारतीय प्रधानमंत्री पहली बार इजराइल की संसद, जिसे नेसेट कहते हैं, वहां संबोधन देने वाले हैं। दूसरी तरफ ब्राजील के राष्ट्रपति भी भारत दौरे पर आए हुए हैं। और ये दौरा उसी ग्लोबल साउथ वाली लीडरशिप को और मजबूत करने की एक बड़ी कोशिश है, जिसकी हमने अभी शुरुआत में बात की थी। सुरक्षा के मोर्चे पर भी साझेदारियां बढ़ रही हैं। उदाहरण के लिए आप देखिए, उत्तराखंड में भारत और जापान के बीच सैन्य अभ्यास धर्मा गार्जियन चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लीडरशिप के चेहरे भी तो बदल रहे हैं। नीदरलैंड को ही ले लीजिए, वहां 38 साल के रॉब जेटन नए प्रधानमंत्री बने हैं, जो डच इतिहास में पहले खुले तौर पर समलैंगिक प्रमुख है। ये गवर्नेंस में आ रहे एक बड़े बदलाव का बहुत बड़ा प्रतीक है। लेकिन हम सुरक्षा के सबसे बड़े और अनोखे बदलाव की बात करें तो वो नाटो का नया आर्कटिक सेंट्री मिशन है। ये वाकई हैरान करने वाला है। नाटो एक सैन्य गठबंधन है, लेकिन अब वो आर्कटिक में जलवायु की निगरानी कर रहा है। क्योंकि बर्फ पिघलने से नए व्यापारिक रास्ते और संसाधन खुल रहे हैं। एकदम सही। इसलिए जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि ये हार्डकोर सुरक्षा का मुद्दा बन गया है। अर्थव्यवस्था पर नजर डालें तो वहां भी बहुत बड़े कदम दिख रहे हैं। सरकार ने एनएमपी 2.0 यानी नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत 16.72 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार अपनी संपत्तियों को बेचे बिना उन्हें निजी क्षेत्र को लीज पर देकर पैसा जुटाती है, ताकि उस पैसे को नए इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया जा सके। राज्यों के स्तर पर भी विकास तेजी से हो रहा है। जैसे झारखंड ने अपना 1.58 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। स्तर पर एक और बड़ा बदलाव दिल्ली पुलिस में हुआ है। हाँ, जहां पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी दी गई है। ये सेना के अनुशासित युवाओं को सीधे नागरिक प्रशासन से जोड़ने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। और वित्तीय स्थिरता को लेकर रिजर्व बैंक भी फुल एक्शन में है। उन्होंने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को शेड्यूल्ड बैंकों की सूची से हटा दिया है। ये दिखाता है कि हमारी नियामक संस्थाएं वित्तीय सिस्टम की सफाई को लेकर कितनी सख्त है। और बिल्कुल यही सतर्कता विज्ञान के क्षेत्र में भी देखने को मिल रही है। जैसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए और हमारे शीर्ष वैज्ञानिक संस्थान सीएसआईआर मिलकर आपदा प्रबंधन पर नीतियां बना रहे हैं। और सीएसआईआर तो कमर्शियल तकनीक पर भी बेहतरीन काम कर रहा है। उन्होंने हाल ही में टाटा कंज्यूमर को एक नई स्वदेशी खाद्य तकनीक सौंपी है। लैब की रिसर्च अब सीधे सुपरमार्केट के शेल्फ तक पहुंच रही है। या फिर खाद्य सुरक्षा। चलिए, चर्चा खत्म करने से पहले संस्कृति और खेल के कुछ जरूरी अपडेट्स पे नजर डाल लेते हैं।
475 साल पुराने वसई कैथेड्रल को यूनेस्को का एशिया पैसिफिक मेरिट अवार्ड मिला है। और लंदन में 79वें बाफ्टा अवार्ड्स का शानदार आयोजन भी हुआ। खेलों की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट्स कमीशन के उपाध्यक्ष के तौर पर अभिनव बिंद्रा का 8 साल का बेहतरीन कार्यकाल पूरा हो गया है। और टेनिस में दिल्ली ओपन 2026 का खिताब ग्रीस के स्टेफेनोस सेकेलारिडीज ने अपने नाम किया है। इन सब बातों को समेटें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, चाहे वो अमरावती में एआई की पढ़ाई हो या नाटो का नया आर्कटिक मिशन, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। और इन कड़ियों को जोड़कर देखना सिर्फ हमारी जानकारी बढ़ाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कल की दुनिया कैसी होगी। ये हम सब के लिए बहुत जरूरी है ताकि हम भविष्य के लिए तैयार रह सकें। और यहीं से एक बहुत बड़ा विचार सामने आता है जब हम देखते हैं कि नाटो का सैन्य गठबंधन आर्कटिक में बर्फ की निगरानी कर रहा है और CSIR जैसे वैज्ञानिक संस्थान आपदा प्रबंधन पर नीतियां बना रहे हैं। तो इससे क्या संकेत मिलता है? संकेत ये है कि क्या भविष्य में राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब हथियारों से सरहदों की रक्षा करने के बजाय पर्यावरण और तकनीकी डेटा की सुरक्षा करना हो जाएगा? ये एक ऐसा गहरा सवाल है जिस पर हम सबको अकेले में बैठकर जरूर सोचना चाहिए।